हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आप लोग के लिए नोजोकोमियल इन्फेक्शन या नोजोकोमियल संक्रमण हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। गाइस, एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए नोट्स वहाँ पे डले हुए हैं। एनएट फिजियो माइक्रो बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट से, आप चाहे नर्सिंग की किसी फील्ड से हो, मेडिकल से हो, किसी भी फील्ड से हो, सारे आपको सिक्वेंशली टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से देख सकते हो, नोट्स भी आप लोग इजीली बना सकते हो। गाइस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसे हम लोग सिंपली हिंदी में कहते हैं नोजोकोमियल संक्रमण, होता क्या है, क्या कारण है, क्या कोज है, सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। वह संक्रमण जो मरीज के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद नोजोकोमियल संक्रमण होता है। देखो, सिंपली बोल रहा है द इन्फेक्शन विच इज डेवलप टू द पेशेंट आफ्टर द एडमिशन ऑफ हॉस्पिटल। ऐसा संक्रमण जो कि कब डेवलप होता है? आफ्टर द एडमिशन इन हॉस्पिटल, जब मरीज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, भर्ती होता है, उसके बाद जो पेशेंट को, उसके बाद जो मरीज को संक्रमण जो होता है, उसे हम लोग सिंपली कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये संक्रमण हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होता है। क्या बोलना है क्वेश्चन में? दिस इन्फेक्शन कैन सी ड्यूरिंग द एडमिशन और आफ्टर द डिस्चार्ज। ठीक है, या तो भर्ती होते समय, या मरीज कोई एडमिट हॉस्पिटल में, या तो मरीज कोई भर्ती होगा तब हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर भर्ती के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब वो इन्फेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, दिस इन्फेक्शन कैन सी ड्यूरिंग द एडमिशन इन हॉस्पिटल और आफ्टर द एडमिशन, आफ्टर द डिस्चार्ज। ठीक है, एडमिशन के समय में वो डिस्चार्ज होगा, उसके बाद भी संक्रमण होता है। देखो, कितने और किस किस नाम से बुला सकते हैं हम लोग इसे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड संक्रमण। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कह सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल एडप्टिव इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसको हॉस्पिटल एडप्टिव इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हॉस्पिटल इन्फेक्शन, या फिर सिंपली हम इसे क्या बुला सकते हैं? हॉस्पिटल इन्फेक्शन। समझ में आया आपको? क्या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एडप्टिव इन्फेक्शन या हॉस्पिटल इन्फेक्शन, इन तीनों के नाम से हम सिंपली इसे बुला सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में होगी। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल संक्रमण क्या होता है। मैं यहाँ पे नोट्स भी दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप इजीली बना सकते हो उससे नोट्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। तो ये समझ में बेसिक से बताया मैंने कि जब पेशेंट कोई भर्ती होता है हॉस्पिटल में, तब जो इन्फेक्शन होता है, या भर्ती के बाद जब वो डिस्चार्ज होता है, तब उसे इन्फेक्शन, उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ। टाइम ड्यूरेशन, संक्रमण कब कब हमें हो सकता है, कब कब हमें देखे जा सकता है? हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के बाद, जब पेशेंट भर्ती होता है, आफ्टर 48 आवर आफ्टर एडमिशन इन हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसके 48 घंटों के बाद, ये संक्रमण हमें देखने को यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के 3 दिन के बाद, जब पेशेंट भर्ती होगा उसके 3 दिन के बाद ये संक्रमण आपको देखने को मिलेगा। 3 डे आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होगा उसके 3 दिन के बाद आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है ऑपरेशन के 30 दिन के बाद, यदि कोई व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, उसका वुंड ओपन होता है, घाव खुलता है उसमें, उसके द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसे भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड, क्योंकि हॉस्पिटल में ही हुआ है, इसीलिए तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एडप्टिव इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि भैया टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। मतलब कि टाइम ड्यूरेशन का सिंपली मतलब है कि वो कब कब आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो 48 घंटों में आपको देखने को मिल सकता है, या 3 दिन डिस्चार्ज होने के 3 दिन के बाद, या फिर 30 दिन के बाद। ठीक है, 1 महीने के बाद भी हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कब? जब ऑपरेशन होगा। सबकी कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से मैं, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। गाइस, मैं से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हाउ इन्फेक्शन एंटर, मतलब क्या संक्रमण आपकी बॉडी में कैसे एंटर होगा, उसका क्या क्या कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है। देखिए, क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब, मेरी इन्फेक्शन वाली वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक, आप चले जाना। देखो, क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब ये, हम इस बेड पे लेटे हुए, एक बेड पे दूसरा पेशेंट लेटा है, उस पेशेंट को टीबी है और हमें दूसरी बीमारी है, उसकी टीबी हमें ट्रांसफर हो गई, जिसे क्रॉस इन्फेक्शन बोलेंगे, और ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर में ही आता है। गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, देखो हॉस्पिटल का ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होता है गाइस, तो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे, तो वो जब इंटर होंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है।
एक होता है रेस्पिरेटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई रेस्पिरेटरी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं उनको इंटर बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं उनके थ्रू। एंडोस्कोपी वगैरह होती है गाइस, एंडोस्कोपी के थ्रू भी आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर मशीन होती है उसके द्वारा भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आईवी ट्यूब, जो भी कैथेटर वगैरह आईवी इंट्रागेट वगैरह आप लगाते हैं उसके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एयर, हवा के द्वारा यदि कोई ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा। वाटर, यानी पानी के द्वारा यदि कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये कुछ बाहरी इन्वायरमेंटल एक्सोजिनस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कि आपको बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो एंटर कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के घटक क्या क्या घटक है। एक होता है एंडोजिनस और एक होता है एक्सोजिनस। एंडोजिनस मतलब मेरी बॉडी के अंदर के ही ऐसे कारक है जो ही मुझे संक्रमण कर रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद। जैसे कि मानव के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जब ये किसी कारण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब इन्हें संक्रमण करने लगते हैं। देखो, इनसाइड ऑफ बॉडी मेनी ऑर्गेनिज्म, देखो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर गाइस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उपस्थित है, ठीक है, पर वो इन्फेक्शन मुझे नहीं करेंगे। पर जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा, जब मेरी इम्यूनिटी वीक होगी, जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तब मुझे वो इन्फेक्शन होता है। उसे हम लोग सिंपली एंडोजेनस इन्फेक्शन के अंडर में रखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या, स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा का संक्रमण हमें हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूरिन में संक्रमण हो सकता है। स्टमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में संक्रमण, क्योंकि देखो इस इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया नहीं, ये इकोलाई बैक्टीरिया हमारी नॉन पैथोजेनिक होता है अगर नॉर्मली है तो। बट क्या होता है कभी कभी ये पैथोजेनिक कब बन जाता है हमारे लिए, जब हमें इम्यूनिटी वीक हो, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्मली हो सकता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करेगा, पर कब करेगा, जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जब वो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगा, तब हमें इन्फेक्शन कॉज होने लगेगा। आई होप कि आपको एंडोजेनस समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब डिस्कस करते हैं एक्सोजिनस। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। अब एक्सोजिनस क्या है। एक्सोजिनस का अर्थ होता है जब कोई बीमारी बाहरी कारणों से, कोई भी बाहरी रीजन हो, कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, कोई वायरस मेरे अंदर आ गया, कोई पैरासाइट मेरे अंदर, तो बाहरी कारण से, बाहरी वजह से मेरे अंदर बॉडी में आएगा, तो उसे मैं एक्सोजिनस के अंडर में रखता हूँ गाइस, ठीक है। इफ पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ रीजन देन इट इज कॉल्ड एक्सोजिनस, उसे एक्सोजिनस कारण कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एयर, वाटर एंड सोइल, मिट्टी के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया, हवा के द्वारा आ गया, तो इन सबको एक्सोजिनस के अंडर में रखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी जल्दी गाइस। नेक्स्ट होता है सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जीवाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, सबसे पहला जो बैक्टीरिया आता है गाइस, स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस, टिटेनाई और स्यूडोमोनास। ये कुछ आपके स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टिटेनाई, स्यूडोमोनास वगैरह ये आपके कुछ बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर में आते हैं गाइस आपको। नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी, जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कुछ वायरस, कुछ विषाणु भी होते हैं जो कि हमें कोस करते हैं, जैसे कि एचआईवी और हेपेटाइटिस। एचआईवी वायरस है, हॉस्पिटल के बहुत रेयर होता है, इस नॉर्मली नहीं होता, बाकी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। कवक, फंगाई, फंगाई भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आ जाएगी। कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि यूटीआई कोस करती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि हमें हॉस्पिटल रहने की वजह से हो सकता है गाइस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के प्रकार, कितने प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। यूरिन में संक्रमण यानी कि यूटीआई, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है गाइस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई भी हो सकता है। यूटीआई क्या होता है, ठीक है गाइस, तो यूटीआई भी हमें देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी क्या होता है गाइस, सिंपली आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर में ही आएगा, उसके अंदर ही आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है। यह संक्रमण मरीज में कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से होता है। देखो मोस्टली मैं सबसे पहली चीज बात ये करूँ कि जो 40% पर्सन है, 40% पर्सन में वही प्रकार का, एक ही प्रकार का संक्रमण देखा जाता है, ठीक है। ये यूटीआई इन्फेक्शन देखा जाता है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। यह संक्रमण मरीज में कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमें हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट, ये कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, सूडोमोनास हो सकता है, क्लेप्सिला और कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, सॉरी, ये कुछ इन्फेक्टेड एजेंट हैं जो आपको हो सकता है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है गाइस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं निमोनिया। देखो निमोनिया भी इसी वजह से हो सकता है, हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है और उसके द्वारा निमोनिया फैल सकता है। देखो गाइस, सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति है, अब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर पर होने की वजह से भी मरीज को उससे वो ट्रांसफ़र हो सकता है हमें बॉडी के अंदर, वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड में आएगा। या सांस लेते समय शरीर के अंदर, जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर के थ्रू क्या होगा, सिंपली ये सांस लेते समय हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से, देखो निमोनिया का तो पता है भैया, न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आपको क्या कॉज करता है, सिंपली न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हमें निमोनिया की बीमारी करता है। तो याद रखना गाइस, निमोनिया भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ता हूँ, वुंड एंड स्किन इन्फेक्शन, घाव और त्वचा में संक्रमण। ठीक है, कई प्रकार की सर्जरी के दौरान खुले हुए भाग से संक्रमण अंदर चला जाता है। ठीक है, देखो कोई सर्जरी कर रहे हैं हम पेशेंट की, तो सर्जरी के दौरान क्या होगा, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये जीवाणु जो बैक्टीरिया मेरे अंदर वुंड के थ्रू या घाव के थ्रू या स्किन के थ्रू आया है, वो एक हफ्ते के अंदर, ठीक है गाइस, कितने हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ही हमें लक्षण दिखाने लगता है। दिस ऑर्गेनिज्म शो अ सिम्टम्स विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर हमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे इसके वुंड के थ्रू जो आएगा। ठीक है, 1 मिनट गाइस, चेंज हो गया गलती से। तो कॉजेटिव एजेंट गाइज, न्यूमोनिया तो पता है, न्यूमोनिया क्लियर हो ही गया हमारा। वुंड के थ्रू कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रेडियम या फिर स्यूडोमोनास, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट में संक्रमण, किसी भी व्यक्ति के पेट में भी संक्रमण यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कब होगा, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में कई प्रकार के जीवाणु जैसे कि साल्मोनेला, फूड पॉइजनिंग जैसे संक्रमण कर सकते हैं। इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल मेनी बैक्टीरिया एज साल्मोनेला कैन कॉज अ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगा। हॉस्पिटल में और भी कई बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि इकोलाई है, दस्त जैसे संक्रमण कर फैला सकता है, जैसे कि कोई लूज मोशन लग गया हो, बहुत ज़्यादा लूज मोशन, दस्त वगैरह लगे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल इकोलाई बैक्टीरिया कैन कॉज सेवरल डायरिया, सीवियर डायरिया, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी हो, सीवियर हो गया हो डायरिया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी जल्दी गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है संक्रमण से बचाव, यानी कि प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले आती है एसेप्टिक प्रक्रिया, एसेप्टिक टेक्निक जिसे कहते हैं। एसेप्टिक प्रक्रिया का अर्थ होता है हॉस्पिटल में सभी प्रकार के सामान और मशीन साफ सुथरे, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली स्टेरिलाइज होना चाहिए, तभी हम लोग को यूज़ करना चाहिए। इससे बच सकते हैं हम लोग हॉस्पिटल इन्फेक्शन से। आइसोलेशन प्रक्रिया, गाइस हॉस्पिटल में स्टाफ को अलग अलग ग्लव्स पहनना चाहिए और अलग अलग मरीजों के लिए अलग ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। और आइसोलेशन में ये भी बोल सकता हूँ, जैसे टीबी के पेशेंट है तो टीबी के पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट से अलग रखो, HIV के पेशेंट से नॉर्मल पेशेंट से अलग रखो, आइसोलेट रखो। आइसोलेट का हम क्वारंटाइन भी बोल सकते हो कि उसको एक अलग ही सेपरेट कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। ठीक है, वही होता है। और हम जैसे कि टीबी के पेशेंट को छू रहे हैं तो उनके लिए अलग ग्लव्स पहनो, HIV के लिए अलग पहनो, ताकि अलग अलग पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे को ना फैले वो। ठीक है, मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट को छू के नॉर्मल व्यक्ति को छूंगे तो उसका इन्फेक्शन होगा ना उसको बेचारे को। तो हमको ध्यान रखना है कि ये हम प्रिवेंशन, इससे हम बचाव कर सकते हैं। और क्या होता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूमिगेशन। हॉस्पिटल में सभी कमरों में एवं ऑपरेशन थिएटर के अंदर समय समय पर फ्यूमिगेशन प्रक्रिया करवानी चाहिए। ठीक है, इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल रूम, इनसाइड ऑपरेशन थिएटर ऑल शुड बी फ्यूमिगेटेड। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे धुआं निकलता है, उस मशीन आती है। गाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखो कि फ्यूमिगेशन क्या होता है। फ्यूमिगेशन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन होती है उससे भी। बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जैसे कि सिरिंज को अलग डालना चाहिए, ब्लड आ गया तो उसको अलग डालो, टिश्यू को अलग डालो। ऐसे हर एक जो में वेस्ट मटेरियल जो खराब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लव्स को रेड बॉक्स में डालो, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग प्रकार के वेस्ट खराब चीज़ों को अलग अलग डिब्बों में डालना चाहिए। ठीक है, उसे प्रॉपरली हम लोग बाद में नष्ट कर सकें। कुछ स्टेलाइजेशन होती है, प्रोसेस स्टेलाइजेशन मतलब जो हमें जो अपने मेटल यूज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उस चीज़ों को हम लोग को प्रॉपरली स्टेलाइज करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
गाइस सिंपली आपको इतना ही है अभी तो। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर और लेके आऊँगा, पूरा डिटेल से समझाऊँगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार चैनल विजिट करके देखो, सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।